नेफ्रोलॉजी, और किडनी का जो डॉक्टर होता है उसको नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। तो किडनी के डॉक्टर को क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट। तो बिल्कुल सिंपल है और सिंपल ही पूछता है, कोई अननोन अज्ञात विषय नहीं पूछा जाता आपसे, जो चर्चा में होता है, जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, कभी ना कभी टर्म सुनते हैं, वही पूछता है एग्जाम में। आगे चलें तो एक ब्रांच है ऑप्थेल्मोलॉजी। किसका अध्ययन? आंख का अध्ययन। तो आंख का डॉक्टर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां दो इंपॉर्टेंट है ब्रांच जिसमें बैक्टीरिया और वायरस। तो ध्यान देना है कि माइक्रोबायोलॉजी में एक बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया का अगर स्पेशल अध्ययन करें तो बैक्टीरियोलॉजी कहलाएगा। दोनों को मिलाकर करेंगे सूक्ष्म जीवों को तो कहेगा माइक्रोबायोलॉजी, लेकिन माइक्रोबायोलॉजी में स्पेशली अगर बैक्टीरिया को अध्ययन करें तो बैक्टीरियोलॉजी, और वायरस का अध्ययन करें तो वायरोलॉजी। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहां है? चाइना में। वहीं से कोरोना वायरस कहते हैं लीक हो गया। तो वायरोलॉजी लैब है वो, जहां से वायरस का स्टडी होता है, वायरस का स्ट्रक्चर पर काम होता है, उसका डीएनए पर वर्क होता है। और ऐसे ऐसे बहुत सारे लैब हैं। यूक्रेन में कहता है बहुत सारा लैब है। और ये ध्यान देना है कि इसमें ये दो इंपॉर्टेंट ब्रांच जो अभी चर्चा में है, बैक्टीरिया एक बहुत बड़ा विषय है, वायरस अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, लेकिन दोनों को सम्मिलित रूप में क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। उसी को हमने यहाँ वायरोलॉजी भी लिखा है। यहाँ दो ब्रांच है जो बराबर पूछता है, इसको ध्यान देना है। किसको किसको? माइकोलॉजी को और फाइकोलॉजी। बहुत पूछेगा, सैकड़ों बार पूछा, आगे भी पूछेगा। तो माइकोलॉजी मतलब कवक का अध्ययन, और फाइकोलॉजी मतलब कवक किसको कहते हैं? कलरलेस प्लांट को कवक कहते हैं। क्या कहते हैं? कलरलेस प्लांट को, जिसमें क्लोरोफिल ना हो, जो फोटोसिंथेसिस नहीं करता हो, जो हमेशा सड़े गले चीजों से भोजन लेता हो, जैसे मशरूम है, ईस्ट है, म्यूकर है। पढ़ेंगे आगे हम लोग, यहां तो सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है। नेक्स्ट है एल्गी, शैवाल। और शैवाल क्या है? माइक्रो प्लांट्स हैं, और वैसे माइक्रो प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। बड़े प्लांट नहीं, छोटे प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। जैसे काई होता है, कहीं काई लग जाता है, प्लांट तालाब में देखते होंगे ग्रीन हो जाता है, पत्तियां, पानी हरा हो जाता है, छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं बहुत महीन महीन पत्तियों वाले, तो वो सब क्या है? एल्गी। तो वैसा पौधा जो बहुत सूक्ष्म है और कलरफुल है, ग्रीन है, रेड है, ब्राउन है, बहुत तरह के एल्गी होते हैं। समुद्री होते हैं, तालाब वाले होते हैं, लेकिन हमेशा पानी में होते हैं, बिना पानी के नहीं होते। हमने कहा दीवार डैम्प करेगा तो दीवार पर काई लग जाता है, पत्थर पर पानी पड़ेगा, पत्थर पर काई लग जाता है। बाथरूम में नहाते हैं, बाथरूम साफ नहीं करेंगे, ड्राई नहीं होगा तो बाथरूम में काई लग जाएगा। तो जहां भी काई लग रहा है वो क्या है? और शैवाल एल्गी वर्ग में है, और उस एल्गी वर्ग का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाएगा। तो ध्यान देना है। अब आगे चलें तो कुछ और विषय है जो आपको ध्यान देना है। एक ब्रांच है इंटोमोलॉजी, ये भी बहुत पूछता है। इसमें अध्ययन किसका? इंसेक्ट का। कीट पढ़े होंगे आप लोग, जानते होंगे। कीट किस वर्ग में है? आर्थ्रोपोडा वर्ग में, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या होता है? लेग में ज्वाइंट्स होना, पैरों में ज्वाइंट्स होना। जैसे मच्छर को देखेंगे ऐसे पैर होता है, टिड्डा का पैर ऐसे ही होगा, एकदम फोल्ड करेगा, और मोड़ेगा तो सब मुड़ करके एक साथ हो जाएगा। हम लोग के भी पैर में ज्वाइंट्स है, इसको नी ज्वाइंट्स कहते हैं, लेकिन एक ही ज्वाइंट है। मच्छर में देखेंगे तो कई ज्वाइंट्स होगा, मल्टीपल ज्वाइंट्स। जब बहुत सारा ज्वाइंट्स होता है तो उसको आर्थ्रोपोडा कहते हैं। आर्थ्रोपोडा में सबसे बड़ा वर्ग है। ध्यान रखना कि इंसेक्टा पृथ्वी का सबसे लार्जेस्ट फैमिली है, इससे ज्यादा जानवर किसी वर्ग में नहीं है, जिसके 6 पैर होते हैं और 2 जोड़ा पंख होता है। आगे पढ़ेंगे। लेकिन जब भी कोई भी इंसेक्ट है, तितली, टिड्डा, तिलचट्टा, मक्खी, मच्छर, उसका अध्ययन करना होगा तो किसमें जाएंगे? एंटोमोलॉजी में जाएंगे। आगे है एक इक्थियोलॉजी, ये भी बहुत पूछता है। इक्थियोलॉजी, और इक्थियोलॉजी में अध्ययन किसका? मछली का, फिश का। तो 2 यहां कंफ्यूजन है। मछली का पालन होगा तो पीसी कल्चर कहलाएगा। तो वो पीसी कल्चर सिर्फ पालन करना है, किसके लिए? उसके वेट को बढ़ाने के लिए, फूड प्रोडक्ट करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा आपूर्ति करने के लिए मछली का।
यहां जो होता है वो स्टडी होता है। स्टडी मतलब इसका अंडा कैसे देगा, किस इन्वायरमेंट में प्रजनन करेगा, कौन सा क्लाइमेट इसके लिए अच्छा है, ये सब स्टडीज का फिजिकल और बायोलॉजिकल दोनों प्रक्रिया जब मछली का स्टडी करेंगे तो एक अलग ब्रांच होगा, नाम क्या होगा, इक्थियोलॉजी। आगे देखें तो एक ब्रांच है हर्पेटोलॉजी, ये भी पूछता है बराबर। अध्ययन किसका, रेप्टाइल्स मतलब सरीसृप मतलब रेंगने वाला जानवर जो पैर का इस्तेमाल नहीं करता, पेट को सटाकर घसीट के चलता है, जैसे सांप, छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ, गिरगिट जो होता है, ये सब इसी फैमिली में है जिसका नाम हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत स्टडी होता है। तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट ये बहुत पूछता है एग्जाम में, तो ये ध्यान रखना है, नाम क्या है, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में अध्ययन किसका, वर्ड्स का। वर्ड्स का दूसरा नाम एवीज। कभी कभी ये दे देगा कि एवीज का अध्ययन कहलाता है क्या, ऑर्निथोलॉजी। कंफ्यूजन कर देगा, बर्ड जान रहे हैं और एवीज नहीं जान रहे तो दिक्कत हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि वर्ड्स का अध्ययन किसमें, ऑर्निथोलॉजी में। और भारत में सबसे ज्यादा वर्ड्स पर अध्ययन किया एक व्यक्ति ने, डॉक्टर सलीम अली, और इन्होंने अपने घर में ही एक चिड़िया खाना बनाया। चिड़िया खाना मतलब चिड़िया रहने वाला, ये चिड़िया खाना नहीं, इसको जू बोलते हैं, यहाँ जानवर रहता है। और चिड़िया खाना बनाया इन्होंने, और इसलिए इनको भारत सरकार ने एक उपमा दिया इंडियन बर्ड का। एग्जाम में पूछेगा भारतीय पक्षी के नाम से किनको संबोधित किया जाता है, डॉक्टर सलीम अली को। तो ध्यान देना है। आगे चलें तो एक ब्रांच है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में अध्ययन किसका, टिश्यू का। टिश्यू क्या होता है, तो जब कोशिका ग्रुप बना करके कोई काम करे तो इस ग्रुप ऑफ सेल का नाम क्या है, टिश्यू। सेल मिलता है तो टिश्यू बनता है, टिश्यू मिलता है तो ऑर्गन बनता है, ऑर्गन मिलता है तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम मिलता है तो बॉडी बनता है। और बॉडी जीव है तो मेन बेसिक है ये, पहले तो सेल और सेल के बाद टिश्यू, हम लोग पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट है ये ब्रांच, ये भी याद रखना है, बहुत पूछेगा, इक्सोबायोलॉजी। तो ध्यान देना है इसको। इक्सोबायोलॉजी यहां पर लिखा हुआ है लाइफ आउटसाइड अर्थ। इस पर अरबों मिलियन डॉलर खर्च हो रहा है पूरे वर्ल्ड का। आज देख रहे हैं, कह रहा है मंगल पर हम घर बना देंगे, चंद्रमा पर घर बना देंगे, कॉलोनी बना देंगे। कहते हैं सुशांत सिंह राजपूत चंद्रमा पर प्लॉट बुक कर लिए थे। तो ये क्या है, एक संभावना है कि भविष्य में पृथ्वी पर जो मानव है इसको यूनिवर्स में अन्य पिंडों पर ले जाया जा सकेगा। तो वहां कैसे रहेगा, कोई जीव पहले से रह रहा है कि नहीं, जीव को रहने लायक इन्वायरमेंट कैसे बनाया जाए, इसके लिए इस विषय का शुरुआत किया गया वर्ल्ड लेवल पर। इक्सो मतलब एक्सटर्नल, बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान, मतलब वह जीव विज्ञान जो पृथ्वी के आउटसाइड किसी अन्य खगोलीय पिंडों पर हो, उसका अध्ययन करेंगे तो क्या कहलाएगा, इक्सोबायोलॉजी। तो ध्यान रखना है, पृथ्वी के बाहर, पृथ्वी का बाहर जीवन का अध्ययन या जीवन के संभावनाओं का अध्ययन पूछेगा बराबर एग्जाम में, क्योंकि वर्क हो रहा है आजकल, नासा जैसा, इसरो जैसा एजेंसियां काम कर रही है। नेक्स्ट है ये एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो भ्रूण को कहते हैं। भ्रूण क्या होता है, तो प्रजनन के समय सबसे पहले जायगोट बनता है, और जायगोट एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो बेबी बनता है। तो ये जायगोट और बेबी के बीच का फेज है, जो एक नॉर्मली गोल पिंड जैसा होता है, उसमें कुछ नहीं होता है, सिर्फ सेल होते हैं। बहुत सारे सेल मिल करके जब एक गोलाकार पिंड बनाता है तो उसको भ्रूण कहा जाता है। फिर उसी भ्रूण में हाथ, पैर, नाक, कान, हृदय, फेफड़ा बनने लगता है। जब सब बन जाता है तो वो बेबी कहलाता है। तो ध्यान देना है कि ये डेवलपमेंटल स्टेज में, गर्भ में एक बच्चे का इनिशियल फेज है, और उस समय स्टडी होता है कि भ्रूण डेवलप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सही तरीके से हो रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो उसके लिए इसका अध्ययन करने के लिए एक ब्रांच है जिसका नाम एम्ब्रियोलॉजी। इसको भी ध्यान देंगे, नियोनेटोलॉजी को। नियो वर्ड जहां भी आ जाए इसका मतलब होता है नव, नव मतलब नया, ये ध्यान देना है। और नेटल कहते हैं बच्चे को बायोलॉजी में। नेटल मतलब बच्चे को नेटल कहते हैं, फीटस कहते हैं, बेबी कहते हैं, बहुत सारा वर्ड है बायोलॉजिकली।
तो नियो मतलब नया, नेटल मतलब बच्चा, वह बच्चा जो एकदम नया है। नया मतलब अभी अभी मां के गर्भ से निकला है, दैट इज कॉल्ड न्यू बॉर्न बेबी, नवजात शिशु। और नवजात शिशु का जब अध्ययन होगा तो यह कहलाएगा क्या, नियोनेटोलॉजी। एक बच्चा का डिलीवरी होता है, एक महिला का एक बच्चा जन्म लेता है तो बहुत इनोसेंट होता है, कुछ भी नहीं होता है उसके पास, इवन कि वो रिस्पॉन्स भी नहीं देता, और फिर भी उसके सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस को समझना होता है। वो नहीं रोया तो क्यों नहीं रोया, तो रुलाना का प्रयास किया जाता है, क्योंकि जब तक रोएगा नहीं तो उसका लंग्स काम शुरू नहीं करेगा, सांस ले नहीं पाएगा, तो रुलाते हैं उसको। देखो 3 इडियट में आया था, बच्चा नहीं रो रहा था, लास्ट में बहुत सारा प्रयास किया गया तब रोया। नहीं रोया मतलब वो बच्चा लाइव नहीं है, वो डेड बच्चा है। रो गया मतलब बच्चा लाइव है और बच्चा स्वस्थ है। तो देखते होंगे जब बच्चे की डिलीवरी होती है महिला की, तो एक डिलीवरी कराने वाले डॉक्टर होता है जिसको गायनिकोलॉजिस्ट कहते हैं, उसको कोई जानकारी नहीं होता है, उसको सिर्फ ये जानकारी है जो एक दाई को जानकारी होता था पहले। दाई जैसे करा देती थी फिर प्रसव, गांव में आज से 20 साल 25 साल पहले जाए तो कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता था, गांव में कुछ ऐसे अनुभवी महिलाएं होती थी जो डिलीवरी करा देती थी। वही काम थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड हो गया तो डॉक्टर कहलाई, मतलब उसको सिर्फ सेफ डिलीवरी करा देना है, बस बच्चा स्वस्थ रह जाए और मां स्वस्थ रह जाए, इतना ही का काम है उसको। उससे कुछ पूछिए दवा कि बच्चा रो रहा है क्या करें, नहीं बताएगी वो, क्योंकि डॉक्टर को फोन किया गया, आएंगे तो बताएंगे। या महिला को डिलीवरी के बाद कोई प्रॉब्लम हो जाए और पूछिए कि क्या किया जाए ऐसे में, तो कहेगा कि आप बुला रहे हैं एमडी वाले को, स्पेशलिस्ट को, वो देखेंगे बताएंगे। मतलब गायनिकोलॉजिस्ट का वर्क अलग है, और जब बच्चा जन्म लेता है तो तुरंत एक नियोनेटोलॉजिस्ट आते हैं देखने अस्पताल में, और बच्चे को करते क्या है, तो तलवे पर मारता है वो 2-3 बार, और मार करके उसका एक्टिविटी देखता है। तो देख लेगा चेस्ट देख लेगा, लंग्स का, हृदय का धड़कन देख लेगा, आला लगा के, तो लगेगा कि नहीं ठीक है। और ठीक है तो वो भी बोलेगा क्या कि 72 घंटे तक का हम बता रहे हैं, 72 घंटे के बाद ये सेफ जोन में आएगा। तो 72 घंटे अभी ठीक है, चलने दीजिए जैसे वैसे, 72 आवर्स बीत जाएगा तो फिर हम बता पाएंगे कि बच्चा अब ठीक है। तो ये ध्यान देना है कि जब बहुत इनिशियल फेज में एक बच्चे को स्टडी करना होता है तो वो कौन ब्रांच है, नियोनेटोलॉजी। अब एक ब्रांच है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी वर्ड आया है ऑस्टियोसाइट से, जो एक सेल है और इसी सेल से बोन बनता है। तो ऑस्टियोसाइट से बोन बनता है, इसलिए बोन का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। पढ़ेंगे हम लोग पूरा बोन को। नेक्स्ट है हिमेटोलॉजी, स्टडी किसका, ये भी बहुत पूछता है, इसलिए कि हर व्यक्ति कभी ना कभी जीवन में ब्लड टेस्ट कराता ही है, और ब्लड टेस्ट कराता है तो जो रिपोर्ट आता है उसको नहीं देखता है, वो सीधा डॉक्टर को ले जाकर दे देता है। तो देखना चाहिए कि जो रिपोर्ट दिया गया उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो जो रिपोर्ट है वही हिमेटोलॉजी है। वो रिपोर्ट में देखें ऊपर में लिखेगा हिमेटोलॉजिकल रिपोर्ट, मतलब आपका जो ब्लड दिया गया उसका क्या क्या सिम्टम है, क्या उसमें कैरेक्टरिस्टिक है। तो जब भी ब्लड का अध्ययन करना होगा तो कौन ब्रांच, हिमेटोलॉजी। हिम वर्ड आया है आयरन से, चूंकि हीमोग्लोबिन होता है उसमें, और हीमोग्लोबिन के वजह से ही हिमेटोलॉजी वर्ड आता है। तो ये ध्यान देना है। कितना नंबर स्लाइड था जी, यहीं से होगा ना। तो अब यहां एक ब्रांच है जेनेटिक्स, तो ध्यान देना है जेनेटिक्स को। सबसे ज्यादा चर्चित विषय है वर्तमान में पूरे साइंस के जगत में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्रांच, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि ये ब्रांच 2 चीज का अध्ययन कर रहा है, हेरिडिटी का और वेरिएशन। हेरिडिटी मतलब वंशानुगति, और वेरिएशन मतलब विविधता। तो वंशानुगति और विविधता मतलब एक कैरेक्टर एक मानव के एक फैमिली से दूसरे फैमिली में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाता है, ये जब स्टडी करना होता है तो यही ब्रांच की जरूरत पड़ती है जिसका नाम जेनेटिक्स है। ध्यान रखना है, आगे चलेंगे तो और चर्चा करेंगे इसकी। नेक्स्ट है
टर्टोलॉजी, जिसमें अध्ययन किसका? बाल का। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक इंपॉर्टेंट है, जेरोंटोलॉजी, तो इसको ध्यान देना है। जेरोंटोलॉजी का मतलब एजिंग का अध्ययन। एजिंग मतलब बुढ़ापा, मतलब किसी जीवन में ओल्ड स्टेज क्यों आता है, कौन ऐसा फैक्टर है जो किसी जीव के शरीर को बुढ़ापे की तरफ ले जाता है। ये एक बड़ा विज्ञान है। अभी एलन मस्क ने अपने पूरे एसेट का, पूरे प्रॉपर्टी का बहुत पैसा लगा दिया इस पर, और इसमें हेडिंग आया था आर्टिकल हर पेपर में कि एलन मस्क ने अमरता को प्राप्त करने के लिए इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट किया मतलब वो चाहते हैं कि मानव का उम्र बढ़ाया जाए। मानव का उम्र जो 100 साल एवरेज या 70 साल है, इसको 200, 300, 400 साल तक किया जाए। और ये कैसे होगा? तो इस विज्ञान से होगा। किस विज्ञान से? जेरोंटोलॉजी। तो चर्चा में है अभी, ये कुछ ही महीने पहले का बात है, तो ये ध्यान देना है। और इसलिए ये ध्यान देना है कि एजिंग का अध्ययन, बुढ़ापा एक स्टेज है जीवन का, और वो हर जीव में आता है, चाहे पौधा हो या जानवर हो। और जो आता है वो किसके कारण? जेनेटिक्स के कारण। क्योंकि जो भी चीज है वो जीन से कंट्रोल हो रहा है, जीन कंट्रोल कर रहा है हमारे जीवन को। तो बुढ़ापा को भी जीन कंट्रोल कर रहा है। अगर ये जीन को हम कंट्रोल कर लें तो बुढ़ापा को रोका जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे यहां सनातन धर्म में बहुत सारे ऐसे किस्से मिलते हैं कि 5-5 पीढ़ी तक लोग जिंदा रहा। जैसे महाभारत में पितामह 4 पीढ़ी तक जिंदा थे। तो जिंदा थे मतलब निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ साइंटिफिक रहा होगा, कुछ ना कुछ वैज्ञानिक आधार होगा, तभी इतना दिन जिंदा रहते थे। तो वो चीज को फिर से लाने का प्रयास किया जा रहा है, और धीरे धीरे उसमें बढ़ रहा है, लोग आगे तरक्की हो रही है। जीन पर बहुत सारा काम हो चुका है। अभी कोरोना इसी का एक प्रभाव है कि कोरोना नॉर्मल वायरस था जिससे सर्दी जुकाम होता था, लेकिन उस कोरोना को चेंज कर दिया मानव ने, और एक ऐसा कोरोना बनाया जो आदमी का जान लेने लगा। तो जब हम वो कर सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं, क्योंकि काम तो वही है, गुणसूत्र पर से जीन को एलिमिनेट करना और नया जीन डालना, यही तो काम है। एक ऐसा जीन डालें जिसके द्वारा उम्र बढ़ाया जा सके, तो आदमी का उम्र बढ़ जाएगा, बुढ़ापा नहीं आएगा जल्दी। तो ये चीज इसी विज्ञान में होता है जिसका नाम जेरोंटोलॉजी। आगे देखें तो नाम है क्या? डैक्टाइलोग्राफी। ये भी बहुत चर्चा है, यही ध्यान रखना है इसको। यहां ध्यान देना है कि अध्ययन किसका? डीएनए फिंगरप्रिंट का। डीएनए फिंगरप्रिंट क्या होता है? क्या होता है? सब का पढ़ा हुआ है। किसको मिला देता है? फिंगरप्रिंट 2 है, एक फिंगरप्रिंट हाथ का है और एक है डीएनए फिंगरप्रिंट। डीएनए इतना डिटेल में पढ़े आप लोग, फिर भी नहीं पता है। डीएनए में नाइट्रोजिनस बेस का सीक्वेंस को डीएनए फिंगरप्रिंट कहते हैं। ये बेस का जो सीक्वेंस है, एडेनिन जुड़ता है किससे? थाइमिन से, गुआनिन साइटोसिन से। तो ये प्रिंट फिक्स है हमारे शरीर में, ये माता पिता से मिला है, और ये सीक्वेंस चेंज नहीं हो सकता है। और इसी से पहचान किया जाता है कि एक फैमिली का मेंबर कौन है, ये मेंबर किस फैमिली से रिलेटेड है, किस कुल से है, किस गोत्र से है। ये जो कॉन्सेप्ट आया, हमने कहा बहुत सारे चीजें बहुत पहले साइंटिफिक बनाया गया है। जेनेटिक्स आज बात कर रहे हैं, जेनेटिक्स बहुत सनातन धर्म में पहले से है। सुनते हैं कि गोत्र में शादियां नहीं होती एक गोत्र में। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जेनेटिक्स मैच कर जाता है, और 2 सिमिलर जीन वाले लोगों को शादी करा देंगे तो उनके बच्चे कमजोर हो जाएंगे, बच्चे में एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी, बच्चे बहुत ज्यादा बीमार रहेंगे, नस्ल कमजोर हो जाएगा मानव का। और इसलिए देखते होंगे पुराने समय में भी, आज हम लोग अंतर जातीय विवाह में थोड़ा सा परहेज करते हैं। ये सोचते हैं कि ये अगड़ी जाति के, पिछड़ी जाति के, ये दलित है, ये एससी है, आदिवासी है, ऐसा दिमाग में चलता है। देखते हैं कि जब राष्ट्रपति बनते हैं उसके प्रति भी ओपिनियन आ जाता है। आज भी इतना डेवलप युग में, 21वीं सदी में, फिर भी उस पूर्वाग्रह से बाहर नहीं निकल पाते।
लेकिन आप सोचिए, महाभारत की बात कीजिए, रामायण की बात कीजिए, तो जो क्षत्रिय लोग थे वो तो दलित से शादी कर ही रहे थे उस समय। भीम जैसा इतना बड़ा योद्धा राजघराने का एक राक्षस से शादी कर लिया। अर्जुन ने तो कई शादी किया, जहां गया, जहां राज्य जीता वहां शादी किया। तो क्यों ऐसा होता था? क्योंकि प्रोजेनी को डेवलप करना था। जब दो कल्चर का जीन मिलता है, दो डीएनए मिलता है, तो उसका जो ऑफ स्प्रिंग होगा वो दोनों कैरेक्टर लेकर आएगा और उसकी एफिशिएंसी ऑलवेज ज्यादा होगी। ये ध्यान देना। इसलिए देखते हैं मुट्ठी भर अंग्रेज इतने बड़े देश को गुलाम बना लिया, क्योंकि वो ये सब नहीं मानते थे। तो ध्यान देना है, वहां भेद है वो अलग है, वहां गोरे काले का भेद है। तो ये ध्यान देना है कि यहां डक्टाइलोग्राफी में करना क्या है, तो डीएनए के नाइट्रोजिनस बेस को, सीक्वेंस को चेक किया जाता है और चेक करके बता दिया जाता है कि कौन सा डीएनए किससे मैच करता है, जिसके द्वारा आप कई तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। पहला प्रॉब्लम कि एक बच्चा जो मां पिता से बिछुड़ गया उससे मिलाया जा सकता है उसको, कि एक्चुअली इसी का बच्चा है कि नहीं है। एक बच्चा आ जाए और 5 लोग आ जाएं, 5 लोग कहें कि मेरा बेटा है, तो कैसे चेक होगा? तो डीएनए टेस्ट करेंगे। किसका किसका? बच्चे का और उन सभी लोगों का जो दावा कर रहे हैं, और जिसका दोनों का डीएनए मैच करेगा उसका बच्चा है वो। तो ध्यान देना। तो ऐसे मामले, या कोई नाजायज संबंध है और नाजायज बहुत सारा बच्चा होता है। अभी सलमान खान के बारे में हल्ला है कि बहुत शादी किए हुए, वो बोलता है कि हम कुंवारे हैं, और कई फैमिलियां हैं उसकी। तो ये क्या है कि बहुत सारे नाजायज बच्चे हैं, लोग मानते नहीं। तो मानते नहीं तो बच्चा आकर के अचानक से लास्ट स्टेज में कहता है कि मेरे पिताजी हैं। क्यों? क्योंकि ये पिताजी जब हैं मेरे, तो इनके प्रॉपर्टी पर मेरा अधिकार है। तो प्रॉपर्टी पर दावा कर देता है लोग बहुत सारा, और दावा करता है, और दावा डीएनए से अगर प्रूफ हो गया कि सही में इसका बच्चा है, तो प्रॉपर्टी में हिस्सा देना पड़ जाएगा। ये इतना बड़ा ताकत है साइंस का कि कोई इसको झुठला नहीं सकता है। बिल क्लिंटन को मजबूर होकर के कहना पड़ा अपने सीनेट में कि हाँ, मैंने मोनिका लेविंस्की के साथ नाजायज संबंध बनाया। ये इसकी ताकत है। किसकी? डीएनए की। क्योंकि उन्होंने इनकार कर दिया था शुरू में कि मेरा कोई संबंध नहीं है, मुझ पर गलत आरोप लगा रही है। और वो उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। महाभियोग लगने का बारी आया तो मान लिया कि अब डीएनए टेस्ट होगा तो पता चल जाएगा, ये छुप नहीं सकता। तो उन्होंने मान लिया कि नहीं, ये आरोप सही है, मैंने ऐसा किया है, मेरे से गलती हो गई है। तो ये एक बड़ा ब्रांच है, ये ध्यान देना है वर्तमान में। नेक्स्ट है यूजेनिक्स, यूफेनिक्स और यूथेनिक्स। 3 कॉमन ब्रांच है ये तीनों को ध्यान देना। और तीनों में एक ही चीज है, मानव नस्ल को उन्नत बनाना। 3 विज्ञान है और तीनों का पर्पस एक है कि जो ह्यूमन रेस है दुनिया का, उसको दुनिया का सबसे बढ़िया जानवर बनाना है। क्योंकि मानव भी जानवर है और जानवर में सबसे बेहतरीन जानवर है ईश्वर के हिसाब से, लेकिन मानव ने खुद को सबसे गंदा जानवर बना दिया। इससे अच्छा, इससे ज्यादा गंदा, इससे ज्यादा खतरनाक, इससे ज्यादा विश्वासघाती जानवर पृथ्वी पर नहीं मिलेगा। लेकिन मानव, ये ध्यान देना कि मानव का नस्ल को डेवलप करना है। और मानव नस्ल कमजोर, अभी हम कह रहे थे कि जेनेटिक्स को फॉलो नहीं करेंगे तो कमजोर होगा नस्ल। और इसीलिए इसी को आधार मान करके ये 3 काम किया जाता है। जब हम जेनेटिक्स को, आनुवांशिकी को यूज करें और उसके हिसाब से एक बच्चा पैदा करें, तो वो बच्चा का डेवलपमेंट जो होगा वो यूजेनिक्स कहलाएगा। और ऐसे बच्चे को विज्ञान में डिजाइनर बेबी माना जाता है। डिजाइनर बेबी मतलब बेबी डिजाइन कर दिया गया पहले से। पहला डिजाइनर बेबी चीन में पैदा लिया, ये याद रखना है। मतलब पहले से आपको प्लान कर लेना है। हम बच्चा पैदा करना चाहते हैं तो बच्चे में क्या क्या होगा। घर बनाते हैं तो डिजाइन करते हैं, नक्शा बनवाते हैं, घर का बाहरी एक्सटीरियर कैसा होगा, इंटीरियर कैसा होगा, पहले से तय होता है। और वो नक्शा आप देते हैं इंजीनियर को, वैसे रूप में बना देता है घर को, एग्जैक्टली वही उतर आता है घर। ऐसा ही अब बच्चे का पैदा होता है, बच्चे को पैदा किया जाता है।
लंबा चाहिए, गोरा चाहिए, नाक खड़ा चाहिए, बाल स्ट्रेट चाहिए, कैसा चाहिए, जो इसके द्वारा हो जाता है। किसके द्वारा? जेनेटिक्स के द्वारा। तो जब जेनेटिक्स को यूज करके आप जैसा चाहें बच्चे को डेवलप करें तो यूजेनिक्स है। लेकिन यहां एक अंतर है कि आनुवांशिक रोग होता है बहुत सारा, जो एक बच्चा जन्म से लेकर आता है, और जब आनुवांशिक रोग को ठीक कर दिया जाए और उससे एक मानव नस्ल विकसित हो तो कहेंगे वो क्या है? जैसे किसी को कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, रंग दिखने में दिक्कत है, कोई बाल्डनेस है, गंजापन हो गया, किसी को थैलासेमिया होने वाला है, सिकल सेल एनीमिया होने वाला है, तो वो जीन है जिसके कारण वो बीमार हो रहा है। तो जीन को ही सॉर्ट आउट करते, निकाल दें गुणसूत्र से, जो हमने कहा डीएनए से निकाल देंगे। जब निकाल देंगे तो बीमारी नहीं होगी, तो आदमी स्वस्थ रहेगा जीवन भर। तो ये ध्यान देना है। अब यहां पर क्या है कि कुछ मानव अच्छे नस्ल में है लेकिन भोजन की कमी के कारण कमजोर हो रहे हैं, जो आजकल दिखता है। आरक्षण की प्रणाली इसी के आधार पर लाई गई कि जो बच्चे को बचपन से कुछ नहीं मिला और एक बच्चे को जो सब कुछ मिल रहा है और दोनों को आप सेम कंपटीशन में फाइट कराना चाहते हैं, तो कहीं से भी जायज नहीं है। अगर फाइट कराना तो बराबर तय कीजिए। गधा को घोड़े के साथ थोड़े दौड़ाइएगा, घोड़े को घोड़े के साथ दौड़ाना पड़ेगा, या गधा है तो गधा के साथ दौड़ेगा। और अगर दौड़ाना है तो आरक्षण दीजिए कि घोड़े को 1 किलोमीटर दौड़ना है तो गधे को आधा किलोमीटर दौड़ना है, क्योंकि वो उस रूप में बना है, जीवन उसको उस रूप में मिला है। तो ये कुपोषण का जो कारण है उसके कारण भी मानव नस्ल कमजोर होता है। और इसके कारण जब कुपोषण को दूर करने का काम करते हैं तो मानव नस्ल डेवलप हो जाता है, जिसके लिए सरकार कई बड़ी योजनाएं चला रही है। अभी प्रधानमंत्री ग्रामीण गरीब कल्याण अन्न योजना चल रहा है, कोरोना से अभी तक चल ही रहा है, कोरोना खत्म भी हो गया, गवर्नमेंट बंद नहीं कर रही है। तो वह सब क्या है? इसी को दूर करने का तरीका है। मिड डे मील योजना है, पढ़ना होता है मेंस में, बीपीएससी में। तो वहां पर क्या है? बच्चों को कम से कम एक बार पौष्टिक भोजन तो मिले, जो गरीब बच्चे हैं, जो स्कूल में ही मिल जाए। तो ये सब कुपोषण दूर करेंगे तो बच्चे का नस्ल मजबूत होगा। तो ये ध्यान देना है। एक ये विषय, इसको ध्यान देना है, बहुत बहुत बार पूछता है, प्लेंटोलॉजी, जीवाश्म का अध्ययन। जीवाश्म मतलब फॉसिल होता है। फॉसिल मतलब पृथ्वी पर वैसे जीव का अवशेष जो पहले थे पृथ्वी पर, अब नहीं है। जैसे डायनासोर का भी हड्डी मिलता है, अंडा मिलता है, बहुत सारे जीव जंतु के अवशेष मिलते हैं। खोपड़िया मिली है लाखों वर्ष पुरानी। अभी हाल फिलहाल में भी एक 1.5 लाख वर्ष पुराना खोपड़ी मिला है। तो खुदाई में मिलेगा, हड़प्पा में मिला बहुत सारा चीज। तो जो चीज मिलता है उसी को हम फॉसिल कहते हैं, और उसका अध्ययन करके हम ये तय कर पाते हैं कि उस समय के लोग कैसे होंगे, क्या जीवन शैली रहा होगा, किस तरह से रहते होंगे, क्या उनका लाइफ स्टाइल होगा। तो इसके लिए विज्ञान आया, और ये विज्ञान शुरू किया था लियोनार्डो दा विंसी ने। ये याद रखना है, लियोनार्डो दा विंसी। ये बहुत चर्चित व्यक्ति हैं। इन्होंने ही मोनालिसा का पेंटिंग बनाया था। इसलिए पूछेगा जीवाश्म विज्ञान का पिता कौन? लियोनार्डो दा विंसी। तो जो इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान देना है। आगे चलें तो एक ब्रांच है प्लांट का, एंथोलॉजी। क्या अध्ययन है? फूलों का अध्ययन। किसका अध्ययन? फूलों का अध्ययन। इसलिए कि एक क्रिया है फूलों में जिसको एंथेसिस कहते हैं। एंथेसिस मतलब होता है फूल का खिलना। ओपनिंग ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एंथेसिस, और एंथेसिस से बड़ा है एंथोलॉजी। तो ध्यान रखना है कि एक इंपॉर्टेंट ये वर्ड है एंथोलॉजी, जो प्लांट के फूलों के अध्ययन से जुड़ा हुआ। नेक्स्ट एक है प्लांट से पोमोलॉजी। पोम फ्रूट का एक टाइप है, और वहीं से वर्ड निकाला गया है पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन कुछ नहीं है, जानना है थोड़ा सा। एक ये बहुत पूछता है, ये और डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी किसका अध्ययन? उम्र निर्धारण का अध्ययन, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रो मतलब ही झाड़ी होता है, और क्रोन मतलब क्रोनोकोलॉजी मतलब कालक्रम होता है। तो जब हम झाड़ी का, वृक्ष का कालक्रम डिसाइड करें, पौधा कितना पुराना, जैसे म्यूजियम में भी रखा हुआ है एक बड़ा सा वृक्ष पटना में, और उसमें उम्र भी लिखा हुआ है, इतना लाख वर्ष पुराना यह वृक्ष है। तो उम्र कैसे निकलेगा वो यही ब्रांच बताएगा। और उम्र निकालने के लिए स्टेम का अध्ययन होता है। स्टेम में ऐसे रिंग बने होते हैं। टिम्बर प्लांट पर जाएंगे
जहां लकड़ियों का कटिंग उतारा मशीन पर, तो देखेंगे अंदर में तो गोल चक्र दिखता है और उसी से फर्नीचर बनता है। नॉर्मली बाहरी पार्ट को हटा देते हैं और उसी से बनाते हैं, क्योंकि वो जाइलम से बना होता है, जिसको वुड कहते हैं। अब ये जो रिंग है, इस रिंग का नाम एनुअल रिंग है। कौन रिंग? एनुअल रिंग। वर्ष में बनता है, किसी में 6 महीने बनता है, किसी में 2 वर्ष में एक रिंग बनता है। वो प्लांट पर डिपेंड करेगा। और जितना रिंग बना उससे मल्टीपल गुना कर लेंगे तो ईयर निकल जाएगा, कितना ईयर का है। तो रिंग को गिन करके पौधे का उम्र का निर्धारण करना क्या कहलाएगा? डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाएगा। ये ध्यान देना है। ऑर्निथोलॉजी पहले भी आया था, किसका अध्ययन? पक्षियों का अध्ययन। तो ये ध्यान देना है। अब आगे चलें तो एक ब्रांच है जिसके बारे में आपको कुछ कुछ बताया गया था, वो सब यहां लिखा हुआ। हमने कहा था कि डॉक्टर सलीम अली को क्या कहते हैं, तो इनको याद रखना है थोड़ा सा। एक हमने कहा था डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में, तो 2 इंपॉर्टेंट लोकेशन है जहां डीएनए फिंगरप्रिंट होता है। नॉर्मली तो होता नहीं है, जब कोर्ट उठ का आदेश आता है तो करते हैं, और करने के लिए यही 2 लोकेशन है। पहले हैदराबाद में होता था सिर्फ, अब लखनऊ में भी होता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंट का सेंटर टेस्ट यहीं पर होगा। बीज के उम्र का निर्धारण हमने कहा तना में मौजूद वलय को गिन कर करते हैं। भौतिक विज्ञान कुछ नियम और सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन इसमें अपवाद पाए जाते हैं, इसलिए बायोलॉजी को अपवादों का विज्ञान कहा जाता है। तो ये ध्यान देना, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम के लिए, क्योंकि ये पढ़ रहे हैं हम लोग विज्ञान, और विज्ञान में 2 ब्रांच है, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और जियोलॉजी पढ़ा जाता है। बायोलॉजिकल साइंस में बॉटनी, जूलॉजी और इसके अलावा अप्लाइड बायोलॉजी। तो जब फिजिकल साइंस पढ़ते हैं तो वहां 2 चीज चलता है, नियम और सिद्धांत, लॉ और थ्योरी। जैसे फिजिक्स पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के 3 नियम पढ़ते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ओम का नियम। केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं एटॉमिक थ्योरी, रदरफोर्ड का सिद्धांत, फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो कोई ना कोई थ्योरी है, कोई नियम है जिसके इर्द गिर्द पूरा विषय बना हुआ है। थ्योरी बायोलॉजी में भी है। एटॉमिक थ्योरी की जगह यहां सेल थ्योरी पढ़ना होता है। तो ध्यान देना है कि नियम और सिद्धांत फिजिकल साइंस का बेस है, और ये कभी भी इनवैलिड या गलत नहीं होता। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया न्यूटन ने, यूनिवर्सल में पूरे ब्रह्मांड में लागू होता है, कहीं फेल नहीं होता है। लेकिन यहां बायोलॉजी में जब थ्योरी देंगे तो ये फेल हो जाएगा, और फेल होगा तो कहेंगे ये क्या है? अपवाद। और कुछ अपवाद है जो एग्जाम में पूछेगा। अपवाद का मतलब वैसा विषय जो थ्योरी को फॉलो नहीं कर रहा है, थ्योरी का पालन नहीं कर रहा है, तो डेट इज कॉल्ड, वो इस थ्योरी का अपवाद है, एक्सेप्शन है। तो इस रूप में ध्यान देना है। जैसे यहां लिखा हुआ है 2 वर्ड, स्तनधारी और एक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहां होता है? सेल के अंदर होता है। बॉडी में सेल के अंदर केंद्रक होता है, और केंद्रक मानव के शरीर में सब सेल में एक सेल है आरबीसी, जो ब्लड में होता है, और इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ये ध्यान रखना। तो एग्जाम में पूछ दे कि मानव शरीर के किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? आरबीसी में नहीं होता है। लेकिन अपवाद है कैमल और लामा, ये 2 जानवर है। ऊंट का ही फैमिली का है ये, जैसे भेड़ और बकरी होता है वैसे ही कैमल और लामा है। तो ये दोनों स्तनधारी है, यही वर्ग में है, लेकिन आरबीसी भी है इसके, और आरबीसी में इसमें केंद्रक भी है। तो नॉर्मली केंद्रक नहीं होना एक कॉमन कॉन्सेप्ट है, लेकिन अपवाद क्या है कि 2 जानवर ऐसा भी है पृथ्वी पर कि स्तनधारी होते हुए भी इसमें केंद्रक नहीं है। केंद्रक है, यह ध्यान रखना है। दूसरा है सरीसृप वर्ग में एक अपवाद। सरीसृप अभी कहे थे रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स का अध्ययन किस वर्ग में? हर्पेटोलॉजी में, अभी पढ़े थे हर्पेटोलॉजी। तो सरीसृप का हृदय, हार्ट में 3 चैम्बर होता है। मानव के हृदय में 4, मछली के हृदय में 2, मेढक के हृदय में 3, कॉकरोच के हृदय में 13 चैम्बर।
तो सरीसृप के हृदय में 3 चैम्बर, लेकिन यहां अपवाद है मगरमच्छ, क्रोकोडाइल। इसको ध्यान देना है, क्रोकोडाइल को। और क्रोकोडाइल के चैम्बर में कितना हृदय है? 4 चैम्बर। तो जितने भी सरीसृप हैं, सांप, कछुआ, छिपकली, ये सब 3 चैम्बर वाला हृदय। लेकिन मगरमच्छ इसी फैमिली में एक 4 चैम्बर वाला भी है, तो ध्यान देना है। अब आगे चलें तो कुछ अपवाद और है जो आपको ध्यान देना है। पहला, पीछे स्लाइड बीच में लगता उल्टा हो गया। तो हो गया था, यहां पर देना है। हाँ? नहीं है, यहां लिख रहा है स्तनधारी, बच्चों को जन्म देते हैं। मैमल्स का कैरेक्टर है क्या करना? बच्चों को जन्म देना। एक सबसे बड़ा कैरेक्टर, यहां अंडे देने का काम नहीं है। यहां एक बच्चे को वर्थ दिया जाएगा तो स्तनधारी कहलाएगा। लेकिन 2 अपवाद है, इकिडना और प्लेटिपस। और एकिडना और प्लेटिपस 2 ऐसा स्तनधारी है जो बच्चे को जन्म न दे करके क्या देता है? अंडे देता है। बच्चे को जन्म देने वाला विविपैरस और अंडे को जन्म देने वाला ओविपैरस। मतलब स्तनधारी क्या है? विविपैरस। और ये दोनों क्या है? वो भी विविपैरस। अंडे देने वाला ओविपैरस होता है, लेकिन ये अंडे भी देता है और बच्चे को दूध भी पिलाता है। तो बच्चे का दूध पिलाना स्तनधारी का काम, अंडे देना पक्षी का काम या सांप की फैमिली का काम। तो इस रूप में ये दोनों को ध्यान देना। इसको अंडा देने वाला स्तनधारी कहते हैं, बराबर पूछता रहता है एग्जाम में। आगे है कि मछली जो है, फिश, वो गिल्स का प्रयोग करती है श्वसन के लिए। पानी में रहती है और पानी में ही उसका जीवन है, इसलिए पानी से सांस लेती है। तो पानी का जो ऑक्सीजन है उसको गल्फर के द्वारा छान करके अंदर ले जाती है शरीर में, क्योंकि इसके पास लंग्स नहीं है, फेफड़ा नहीं है हमारे जैसा। तो हम लोग फेफड़े से सांस लेते हैं, ये गिल से सांस लेती है। लेकिन यहां पर एक अपवाद है, लंग फिश। लंग मतलब फेफड़ा होता है, और एक ऐसा मछली है लंग फिश जिसके पास गिल्स भी है और गिल्स के साथ साथ लंग्स भी है। और इसलिए इसको मछलियों के बीच हम अपवाद के रूप में देखते हैं। आगे देखें तो कह रहा है पक्षी का एक विशेष कैरेक्टर है कि ये उड़ते हैं। पक्षी अगर है तो उसको उड़ना चाहिए, एक नेचर का रूल है। पक्षी को आर्बोरियल कहते हैं, पक्षी को आर्बोरियल कहते हैं क्योंकि हवा में रहता है, घोंसला बनाकर रहता है, पेड़ पर रहता है। तो ये ध्यान देना, तो उड़ने में सक्षम होता है। अपवाद स्वरूप 2 यहां पर लिखा गया और भी है, लेकिन ऑस्ट्रिच और कीवी को ध्यान रखना कि ऑस्ट्रिच और कीवी क्या है? फ्लाइटलेस बर्ड। इसमें एमू भी है, पेंगुइन भी है, ये सब फ्लाइटलेस बर्ड है जो उड़ने में सक्षम नहीं है। आगे एक और बहुत बड़ा नेचर का एक यूनिक घटना है, ये अमेरिकन सलामांडर। क्या होता है सलामांडर? सलामांडर को गोह कहते हैं। गोह जानते हैं? कोई नहीं जानते हैं? आज ही कल तो मिलता है बारिश के दिनों में। गांव के लोग कहते हैं कि